प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्तिक की हल्दी की रस्म चल रही थी। इस बीच रावी के परिवार वाले भी शादी को अटेंड करने आ गए थे। रावी अभिमन्यु से शादी करने के लिए ना कहने वाली थी, लेकिन अपने परिवार वालों के चेहरे की खुशी देखकर उसकी उस वक्त कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उर्मिला ने रावी के परिवार को देखा, वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। ये लो, रावी की फैमिली भी आ गई। उर्मिला देवी के कहते ही उन सबका ध्यान रावी के परिवार की तरफ गया। सब ने एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रावी की चाची रावी के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, हमारी लाडो बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे आप जैसी सास मिलने वाली है। माँ की कमी तो मैंने कभी महसूस होने नहीं दी। अब इसकी ज़िंदगी में एक और माँ आने वाली है। सही कह रही हैं आप श्रीमती जी, मिस्टर चौहान ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कहते हैं ना, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल ही देता है। क्या हुआ जो भाई साहब और भाभी जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद हम दोनों ने रावी को अपनी बेटी की तरह ही पाला है। इनसे मिलिए, यह मेरा बेटा पारस है, बाहर मुंबई में रहता है और पढ़ाई कर रहा है। मिसेस चौहान ने पारस का परिचय कराया। उसके बाद उर्मिला ने एक एक करके अपने पूरे परिवार का परिचय करवाया। जैसे ही पारस की नज़र तपस्या पर पड़ी, वह उसकी तरफ खोई नज़रों से देखने लगा। आंटी, आपने बताया नहीं कि वह सब कौन है? पारस ने दूर बैठे तपस्या और उसके ग्रुप की तरफ इशारा करके कहा। वह तो मेरी बेटी उन्नति के दोस्त हैं जो सब लंदन से आए हैं। जानकी ने हंसकर कहा। अच्छा, तो आपकी बेटी भी है? मिसेस चौहान ने ललचाई हुई नज़रों से उन्नति की तरफ देखा। हाँ, उन्नति इस घर की इकलौती और सबसे लाडली बेटी है, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। आप लोग थक गए होंगे, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कुछ देर आराम कर सकें। चौहान फैमिली ने उसकी बात पर हामी भरी। उर्मिला देवी ने उनके रुकने के लिए कमरों का इंतजाम कर दिया था। वह वहाँ पर मौजूद थे। रावी भी उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आ गई थी। देख रावी, अब तो तुझे हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन अब तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा घर परिवार देखा है। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। मिस्टर चौहान ने अच्छा होने का दिखावा किया। मिसेस चौहान भी वहीं पर मौजूद थी। वह कमरे में घूमते हुए हर एक चीज़ को देख रही थी। उसके साथ पारस भी वहीं पर था, जो कमरे में अलग अलग एंगल से खुद की सेल्फी क्लिक कर रहा था। देखना मम्मी, इनको सोशल मीडिया पर अपलोड करते ही मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएंगे। अब मेरे दोस्तों को यकीन हो जाएगा कि मैं किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बोलते हुए पारस मिसेस चौहान के पास आया और उनके साथ फ़ोटो क्लिक की। देखा, तेरे भाई और तेरी चाची कितने खुश हैं, मिस्टर चौहान ने कहा। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इनके सामने अपने दिल की बात कैसे रखे। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कहा, चाचा जी, चाची जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही रावी ने अपनी बात ख़त्म की, मिसेस चौहान अपनी जगह से उठी और रावी के पास आई। उन्होंने रावी का हाथ पकड़कर मरोड़ा और कहा, देख लड़की, फालतू बातें मत कर। पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि तेरी शादी हमने किसी बड़े घराने में तय की है। अगर किसी को पता चला कि तेरी शादी टूट गई है तो तुझसे शादी कौन करेगा? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करते हुए बिता दूँगी। रावी की बात सुनकर मिस्टर चौहान बोले, तू तो बिता देगी, लेकिन हम क्या उम्र भर तुझे ही पालते रहेंगे? तुझे यहाँ भेजने के लिए महंगे कपड़े दिलवाए, गहने लिए और बाकी के सामान कर्ज कर कर लेके आए थे। उन सब का क्या? तेरी इस शक्ल को चमकाने के लिए तेरी चाची तुझे पार्लर लेकर गई थी। उन सब के पैसे कौन भरेगा? देख लड़की, हमारे सामने जो भी कहा उसे भूलकर या गलती से भी यह बात किसी और के सामने मत कह देना, मिसेस चौहान ने कहा।
और नहीं तो क्या। रावी की बात सुनकर पारस ने भी मुंह बनाया और अपनी राय रख दी। कहा, हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और इस बहन जी को शादी नहीं करनी। मम्मी, तुमने उस लड़के को देखा जो लंदन से आई है? मुझे वह लड़की पसंद है। एक बार वह मुझसे पट जाए तो मैं उसके साथ फिर लंदन में ही सेटल हो जाऊंगा। इस लंदन वंदन वालों के चक्कर में मत पड़। इनके इकलौती बेटी उन्नति को देख, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और इकलौती बेटी भी है। अरे तू भी यहाँ पर राज करेगा, राज। मिसेस चौहान और पारस ख्याली पुलाव बना रहे थे। इन सब के बीच रावी परेशान वहाँ खड़ी थी। उन दोनों की बात सुनकर मिस्टर चौहान को प्रताप सिंह से किया वादा याद आया, जहाँ उसने शादी के बाद रावी और उसके परिवार से कोई ताल्लुक़ ना रखने का कहा था। उन्होंने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, आप दोनों ये शेख चिल्ली के सपने देखना बंद कीजिए। याद है ना उस बूढ़े से क्या वादा किया था? शादी होने के 2 घंटे के बाद यहाँ से निकल लेना है। उनकी बातें सुनकर रावी हैरान थी। उसे इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, आप लोगों ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगी? लो, इसकी बात सुनो मम्मी। पिछले 22 साल से इसे देख देख कर हम परेशान हो गए और इसे अभी भी हमसे मिलना है। पारस ने रावी की बात का मजाक उड़ाया। मिसेस चौहान और मिस्टर चौहान भी पारस की बात सुनकर हंस पड़े। रावी ने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं चाहकर भी इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन 6 महीने बाद मेरा क्या होगा? अपने भविष्य के बारे में सोचकर रावी की आंखों में आंसू थे। अपने कमरे में जाते वक्त रावी की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी। शायद अब यही मेरी मदद कर सकते हैं, रावी ने अपने मन में कहा और अभिमन्यु से बात करने के लिए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, रावी ने अभिमन्यु के पास जाकर कहा। तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। देखो, तुम्हें माँ की बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूँगा। तुम्हारे घर वाले भी आ गए हैं। तुम शादी के लिए मना कर सकती हो, अभिमन्यु ने कहा। उसकी बात सुनकर रावी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आप भी बहुत अच्छे हैं। तभी शायद अपने दिल की बात कहने आपके पास आ गई, रावी ने जवाब दिया। बताओ, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं, अभिमन्यु ने हाँ कहा और रावी के साथ उसके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही रावी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जानता हूँ एक लड़के के मन में शादी को लेकर बहुत से सपने होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ रावी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। हमें यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप खुद से इस शादी के लिए मना कर दीजिए। रावी रोते हुए अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ने लगी। अभिमन्यु ने उसके हाथ नीचे किए और कहा, यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ना कहने का ऑप्शन होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मैंने देखा तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, वह तुम्हें ज़रूर समझेगी। ज़रूरी नहीं जो सामने से दिखाई दे वैसा ही हो। हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है अभिमन्यु जी, वह हमारे चाचा चाची हैं। हमने कभी उनकी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने हमारे साथ जैसा भी बर्ताव किया हमने सहन किया। अगर हमने शादी के लिए मना किया तो वह हमें मार देंगे। थोड़ी देर पहले रावी की उसके चाचा चाची और पारस से जो भी बात हुई उसने वह सब अभिमन्यु के सामने रख दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि बचपन से वह लोग उसके साथ कैसा सलूक करते आ रहे थे। रावी के बारे में सुनकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगा। साथ ही उसे उसके घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी के लिए तुम्हारे परिवार वालों को पैसे दिए हैं? अभिमन्यु ने पूछा। मैं इस बारे में नहीं जानती। मैं बस आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से शादी के लिए इनकार कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे शादी करके मुझे अपना लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। आप मुझे जैसा रखोगे मैं रह लूँगी। रावी अभिमन्यु के सामने गिड़गिड़ाने लगी। रावी, यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची के पास वापस तो नहीं जाने दूंगा। बिना शादी कैसे?
रावी ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि अभिमन्यु ने बीच में कहा, तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? रावी ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारा सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाऊंगा। जब तुम्हारी शादी करने का मन हो तब तुम्हारी पसंद के हिसाब से उस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब तक मैंने सब कुछ माँ पर छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर रावी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बहुत किस्मत वाली है वह लड़की जिससे आप प्यार करते हैं। भगवान आप दोनों को खुश रखे। हमें आप पर पूरा यकीन है, आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। बस मुझे इसी यकीन को बनाए रखना है, तुम्हारे लिए और उसके लिए जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। अभिमन्यु ने रावी को आश्वासन दिया और वहाँ से चला गया। अभिमन्यु से बात करके रावी को भी अब कोई फिक्र नहीं थी। रावी से बात कर कर अभिमन्यु उसके कमरे से बाहर आया। उससे बात करके काफ़ी बेचैन हो गया था। उसने जो भी कहा वह उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। रावी ने कहा कि उसे मुझसे शादी करने के लिए उसके परिवार वालों को पैसे दिए हैं। जहाँ तक मुझे पता है पापा या चाचू ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माँ तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी और रावी की शादी बड़े दादा साहब ने फिक्स की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आप क्या चीज़ हो बड़े दादा साहब, हम आपको कभी नहीं समझ पाए, लेकिन आज आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अभिमन्यु ने प्रताप सिंह से बात करने का सोचा और वो उनसे बात करने के लिए ऊपर के फ्लोर में जाने लगा। ऊपर के फ्लोर पर उर्मिला के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। अभिमन्यु इस बात से अनजान था और वह ऊपर के फ्लोर पर जाने लगा। वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वह हिस्सा बाहर के बाकी हिस्से से काफ़ी अलग था। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था और हल्का धुआं फैला हुआ था। महल में कोई ऐसा भी हिस्सा मौजूद है, इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला? अभिमन्यु ने अपने मन में कहा और वहाँ से प्रताप सिंह के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर जाने से पहले अभिमन्यु ने दरवाजे से भीतर झांका, जहाँ अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने हवन कुंड जला था, जिसके सामने 3 कंकाल बैठे थे। उन्होंने काले रंग के औरतों के कपड़े और सोने के गहने पहन रखे थे। उनके सामने एक और कंकाल मौजूद था, जिसने आदमियों की वेशभूषा पहन रखी थी। यह वही नज़ारा था जो बचपन में अभिमन्यु ने गलती से तहखाने में देखा था। उसे फिर से देखने के बाद वह वहीं जड़ हो गया।